नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चंबा की हिस्ट्री के बारे में, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे आते हैं एग्जामिनेशन में, तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा भी मैंने दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं लाइक कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, उनकी जो हिस्ट्री है उन पर भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं MCQ फॉर्मेट में, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो। तो आते हैं आज की वीडियो पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे चंबा की हिस्ट्री के बारे में। तो जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है वो अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के साथ, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के साथ, एंड नेशनली अगर मैं बात करूं तो अपनी बाउंड्रीज को वो शेयर करता है JNK, जम्मू एंड कश्मीर के साथ। यहाँ पे मैंने दो मैप्स प्रोवाइड करे हैं आपको हिमाचल के, एक प्रेजेंट का है एंड एक अर्ली 20s का है। तो ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैंने प्रोवाइड करे हैं, कोई ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, ताकि आप इन मैप से ये अंदाज़ा लगा सको कि चंबा की जो पोजीशनिंग या टोपोग्राफी है वो कैसी है अभी और पहले कैसी थी। ठीक है जी। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि है इम्पॉर्टेंट किंग्स ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो जो पहले राजा आते हैं वो हैं राजा मारू, जिनका टाइम पीरियड है 550 AD में। अब ये जो राजा हैं ये सूर्यवंशी राजा हैं। ठीक है जी, ये सूर्यवंशी राजा हैं एंड ये डायरेक्टली एसोसिएट करते हैं खुद को अयोध्या एंड लॉर्ड रामा के साथ। अब ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली है? ये एक बुक है वंशावली। ठीक है जी, एक वंशावली बुक है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी जो वंशावली है पूरी, इनकी जो वंशज हैं स्टार्टिंग से एंड तक वो मेंशन है, उसमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है जी। तो इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि इनके थे 3 बेटे, जिसमें से जो पहला बेटा होता है वो चला जाता है कश्मीर में और वहां पे जाके अपनी कैपिटल को एस्टेब्लाइज करता है। दूसरा बेटा जो है वो अयोध्या में ही रिसाइड करता है और वहीं पे राजपाट को संभालता है। और तीसरा बेटा जो कि सबसे ज़्यादा यंगेस्ट था वो था मीरू, जो कि हिमाचल प्रदेश में आके फाउंडर बनता है भरमौर का, जिसको आप ब्रह्मपुर भी कहते हैं। अब आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि कमेंट करेंगे सेक्शन में कि जो फाउंडर ऑफ चंबा थे वो तो मारू थे, आप मीरू कैसे बता सकते हो? तो मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मारू जो हैं वो बहुत सी वीडियोस में, बहुत सी बुक्स में, इवन विकिपीडिया पे मेंशन है कि वही फाउंडर थे चंबा के। बट बहुत सी जो बुक्स हैं उसमें मेंशन है कि जो मारू का जो बेटा था मीरू, उसने फाउंड करा था भरमौर को। मैं ये चीज़ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने भी काफ़ी बुक्स, 2-3 बुक्स रीड करी हैं, वहीं से मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है। ये सबसे रेलेवेंस जो बुक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज के लिए भी काफ़ी यूज़ होती है, वो है वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश इंसाइक्लोपीडिया करके है, जिसके जो राइटर हैं वो है जगमोहन ब्लोखरा। ठीक है जी, जगमोहन ब्लोखरा की वो बुक है जो कि आपने काफ़ी नाम सुना होगा इस बुक का। इसकी 2 वॉल्यूम आती हैं आपकी, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। अगर आप वॉल्यूम 1 का पेज नंबर 506 निकालोगे और फर्स्ट पैराग्राफ रीड करोगे, उसमें ये जो भी मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ ये सारी उसमें एज इट इज़ मेंशन करी हुई है। ठीक है जी। तो ऐसी बहुत सी बुक हैं जिसमें ये वाली स्टोरी भी मेंशन है। ठीक है। अब क्या होता है, जब मीरू जो है भरमौर को स्थापित करने के बाद अपना सारा जो किंगडम है उसको अपने बेटे को दे देता है, और उसके बाद वो चला जाता है कल्पा में और वहीं पे एक साधु बन जाता है और अपना रेस्ट ऑफ लाइफ जो है वहीं पे ही स्पेंड करता है टिल डेथ। ठीक है जी, अंडरस्टैंड है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो राजा, इंपॉर्टेंट राजा आता है वो है आदित्य वर्मन, जिसका टाइम पीरियड है 620 AD का। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये अपने नाम के आगे लगा रहा है वर्मान। तो ये पहला राजा था जिसने सफिक्स वर्मान का यूज करना शुरू करा था। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ वर्मन डायनेस्टी इन चंबा? तो वो था आदित्य वर्मन। ठीक है जी। अब ऐसा भी कहा जाता है कि जो आदित्य वर्मन है वो ग्रेट ग्रैंडफादर है मीरू वर्मन का। अब ये मीरू, आप पिछले मीरू से कंफ्यूज मत होना, वो राजा मारू का बेटा था, जबकि ये जो मीरू वर्मन है ये ग्रेट ग्रैंडसन है आदित्य वर्मन का। ठीक है जी, अंडरस्टैंड है यहाँ तक? साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते रहो जो कि काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट राजा पे। अगला जो राजा है वो है आपका मीरू वर्मन एंड इसका टाइम पीरियड है 680 AD का। तो मीरू वर्मन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके टाइम पे क्या क्या हुआ? फर्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ द किंगडम। इसने अपने राज्य का काफ़ी विस्तार किया, काफ़ी एक्सपेंशन किया इसने।
ठीक है जी। एंड दूसरा पॉइंट इसका ये है, मीरू वर्मन के जो रिलेशन थे कुल्लू के साथ वो अच्छे नहीं थे, जिस वजह से मीरू वर्मन का युद्ध होता है कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल से। एंड युद्ध में ये दत्तेश्वर पाल को मार डालता है एंड कुल्लू को कैप्चर कर लेता है। अब कुल्लू जो है वो इस टाइम पे चंबा का पार्ट बन चुका है। ठीक है जी। मीरू वर्मन अपने शासनकाल में बहुत से मंदिरों का भी निर्माण करवाता है, जिसमें से कुछ यहाँ पे मेंशन करे हैं मैंने, मणि महेशा, लक्षणा देवी टेम्पल, गणेशा जी टेम्पल। ठीक है जी। एंड एक पॉइंट और बनता है, मीरू वर्मन के टाइम पे ही गुग्गा वॉज द मास्टर क्राफ्टमैन ऑफ हिज इरा। जो गुग्गा एक मास्टर क्राफ्टमैन था वो भी इसी के शासनकाल में था। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट राजा पे, जो कि आपका है अजय वर्मन, जिसका टाइम पीरियड है 760 एडी। ठीक है जी। अब इसके टाइम पे क्या हुआ था कि जो गद्दीस की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई थी आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि बहुत से जो गद्दी थे वो दिल्ली से माइग्रेट होके चंबा शिफ्ट हो रहे थे। एंड ऐसा माना जाता है कि जो गद्दीस थे वो सबसे पहले आपके थे लाहौर में, वहाँ से माइग्रेट होके वो आए दिल्ली में, एंड वहाँ से माइग्रेट होके वो गए आपके चंबा में। इसलिए आज भी अगर आप देखोगे तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो गद्दीस की है। ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट राजा पे। तो जो अगला राजा आता है वो आपका है लक्ष्मी वर्मन। टाइम पीरियड है इसका 800 एडी के आसपास। ठीक है जी। तो इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। पहला है कि जब इसके शासनकाल में क्या था कि एक एपिडेमिक, एक महामारी है जो कि चंबा में फैल जाती है, जिस वजह से ये क्या करता है, अपनी स्टेट को छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी महामारी वहाँ पे फैली थी। तो वो थी आपकी हैजा। हैजा की जो बीमारी थी वो वहाँ पे फैली थी, जिस वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी वहाँ पे। और जो वहाँ का प्रेजेंट राजा था लक्ष्मी वर्मन, वो भी वहाँ से भाग गया था। सॉरी। अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के जो तिब्बतियंस होते हैं वो क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं और चंबा को ऑक्युपाई कर लेते हैं। ठीक है जी। एंड यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि जो तिब्बतियंस थे उन्होंने बैजनाथ की पार्ट को भी अपने अंडर करा हुआ था। तो जिस वजह से बैजनाथ का एक नाम पड़ता है किराग्रामा, क्योंकि तिब्बतियंस को किरा भी बोलते थे। ठीक है। तो उसी वजह से बैजनाथ का नाम पड़ा है किराग्रामा। आपने बहुत से एग्जामिनेशन में देखा होगा, क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ बैजनाथ। ठीक है जी। तो वो जो ओल्ड नेम है बैजनाथ का वो तिब्बतियंस की वजह से ही पड़ा है, क्योंकि उनका वहाँ पे प्रभुत्व था, वो उनके कंट्रोल में था बैजनाथ। ठीक है जी। अब पहले आपने पढ़ा कि जो कुल्लू था वो मीरू वर्मन ने अपने अंडर कर लिया था कुल्लू के राजा को मारकर। तो जब तिब्बतियंस अटैक करते हैं चंबा पे, तो इस टाइम पे जो कुल्लू का जो कुल्लू का जो राजा होता है जरेश्वर पाल, वो इस मौके का फायदा उठा के खुद को इंडिपेंडेंट कर लेता है विद द हेल्प ऑफ राजा ऑफ बुशेर अगर सिंह। ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उसने किसकी हेल्प से खुद को इंडिपेंडेंट करवाया था। तो वो था बुशेर का राजा अगर सिंह। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। तो चलते हैं आगे। अगला जो राजा है वो है आपका मोशन वर्मन, जिसका टाइम पीरियड है 820 एडी। अब ये जो राजा है मोशन वर्मन, ये आपका लक्ष्मी वर्मन का बेटा है। अब स्टोरीज में तो ये है कि जो लक्ष्मी वर्मन है जब वो स्टेट से भाग जाता है तो उस टाइम वो उसका कोई भी बेटा नहीं होता है, लेकिन जो उसकी वाइफ होती है, जो उसकी रानी होती है, वो उस टाइम प्रेग्नेंट होती है। ठीक है जी। तो जब तिब्बतियन अटैक करते हैं चंबा पे, तो जो महल के जो वजीर और जो पंडित होते हैं वो जो रानी है उसको सेफली वहाँ से निकाल कर किसी सेफ प्लेस पे ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो जा रहे होते हैं पालकी में, वो जा रहे होते हैं, ठीक है जी, पालकी में वो जा रहे होते हैं, तो तभी जो लेबर पेन है वो शुरू हो जाती है रानी को। ठीक है। तो वो पालकी को अपनी रुकवाती है। वहाँ पे एक केव होती है, वो बाकियों को वहाँ पे रुकने को बोलती है और केव के अंदर जाके एक लड़के को जन्म देती है। लेकिन रानी को एक डर हो जाता है कि कहीं मेरे बेटे को जो वजीर है या जो पंडित है वो मार ना डालें। ठीक है। तो इस डर के कारण वो क्या करती है, अपने बेटे को उसी गुफा में छोड़ के वो वापस पालकी में बैठ जाती है और आगे की तरफ चलने लग पड़ती है। लेकिन कुछ दूर चलने पर ये जो वजीर और पंडित होते हैं इनको शक हो जाता है, क्योंकि पालकी में से किसी भी बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी।
तो ये क्या करते हैं, पालकी को रुकवाते हैं और रानी से पूछते हैं। तो रानी इनको सब कुछ सच बता देती है। तो ये वापस जाते हैं उसी केव में। वहाँ पे एक बच्चा, एक वहाँ पे इनका जो रानी का जो बेटा होता है वो वहाँ पे चारों तरफ से चूहों से घिरा होता है, और ऐसा लग रहा था कि जो चूहे थे वो उसकी प्रोटेक्शन कर रहे थे। ठीक है जी। तो इसी चीज़ से इसका नाम पड़ा है मूषण वर्मा, क्योंकि जो चूहे होते हैं आपको पता है उसको मूषक भी बोलते हैं, तो वहीं से इसका नाम पड़ा मूषण वर्मा। ठीक है जी। उसके बाद जो रानी है वो एक कुटिया में चली आती है, एक साधु के पास जाके रहने लग पड़ती है। अब स्टार्टिंग में तो अपनी ये आइडेंटिटी को रिवील नहीं करती है वहाँ पे साधु के सामने, बट कुछ टाइम के बाद जो साधु होता है वो इसके बेटे के पाँव देख के पता लगा लेता है कि ये किसी आम जनता का या फिर किसी आम इंसान का बेटा नहीं है, ये किसी राजा का बेटा है। उसके बाद जो साधु है वो उस रानी से सब कुछ सच सच बोल देती, वो जो रानी होती है वो सब कुछ सच बता देती है उस साधु को। उसके बाद वो साधु है वो उसको इंट्रोड्यूस करता है राजा ऑफ सुकेत के साथ। सुकेत आप जानते हैं, मंडी। ठीक है जी। तो राजा सुकेत से जब इंट्रोड्यूस करवाता है तो जो राजा होता है सुकेत का, वो सारा उसका जो फंड होता है, उसकी शिक्षा होती है वो करवाता है। एंड जब मूषण वर्मा जब बड़ा हो जाता है तो जो राजा होता है वो अपनी बेटी का जो रिश्ता है वो उससे करवा देता है, अपनी बेटी की जो शादी है वो मूषण वर्मा से करवा देता है। एंड उसको एज अ गिफ्ट वो पगाना एज अ डोरी उसको देता है। ठीक है जी। एंड जब मूषण वर्मा बड़ा होता है तो वो सुकेत के राजा की आर्मी को लेकर अपने किंगडम को वापस रिगेन कर लेता है। ठीक है जी। जो इस टाइम पे तिब्बतियंस के कंट्रोल में होता है तो उसको वापस वो रिगेन कर लेता है। एंड राजा बनने के बाद वो अपने राज्य में किलिंग ऑफ माउस, माउस जो चूहे होते हैं उनकी हत्या पे बिल्कुल ही बैन लगा देता है कि कोई भी जो चूहे हैं उनको मार नहीं सकता। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको सारी एक स्टोरी के फॉर्म में सुनाई है। देखो यार, पता क्या होता है, जब आप स्टोरी के फॉर्म में सुनते हो ना किसी चीज़ को, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहती हैं, क्योंकि मैं आपका एक कनेक्शन एस्टेब्लाइज करना चाहता हूँ चंबा की हिस्ट्री के साथ, ताकि आपको चीज़ें जो हैं अच्छे से क्लियर हो जाएं, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको चीज़ों को। ठीक है, मेरा सिर्फ यही मोटो है। तो जो अगला राजा है वो आता है आपका साहिल वर्मन, जिसका टाइम पीरियड है 920 टू 940 AD। एंड ये जो राजा है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजा है चंबा हिस्ट्री का। इसको आप स्टार में बना देता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग है ये चंबा हिस्ट्री में। ठीक है जी। पहला पॉइंट तो ये है कि इसके टाइम पे क्या हुआ था, जो ब्रह्मपुर थी, जो पुरानी कैपिटल थी ब्रह्मपुरी, उसको शिफ्ट करता है नई लोकेशन पे एंड उसका नाम देता है उसको चंबा। एंड चंबा जो नाम है वो अपनी इसकी जो बेटी होती है इसका नाम चंपावती होता है, उसके नाम पे ये नई कैपिटल का नाम रखता है चंबा। ठीक है जी। अब स्टोरी कुछ ऐसी है कि साहिल वर्मन को कोई भी संतान नहीं हो रही होती है। ठीक है, कोई भी संतान इसकी नहीं होती है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान होता है। तो होता क्या है कि इसके राज्य में 84 योगी आते हैं। जब साहिल वर्मन को इस बात का पता लगता है तो वो उन 84 योगीज को अपने महल में लेके आता है, उनका काफ़ी आदर सम्मान करता है, काफ़ी सेवा करता है। तो जिस बात से जो योगी होते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं उसकी हॉस्पिटैलिटी को देख के, तो वो एक उसको वरदान देते हैं 10 पुत्रों का और एक पुत्री का। ठीक है जी। तो उसके बाद साहिल वर्मन के यहाँ पे 10 पुत्र और एक बेटी जिसका नाम चंपावती होता है वो होते हैं। एंड आपने सुना होगा कि लैंड ऑफ 84 मंदिर वो है भरमौर। तो वो जो 84 मंदिर हैं वो भी साहिल वर्मन ने ही बनवाए हैं। वो छोटे छोटे टेम्पल्स हैं, तो वो इन्हीं 84 योगियों का प्रतीक है। तो वो साहिल वर्मन ने ही उसकी कंस्ट्रक्शन करवाई है। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट ये आता है कि जो साहिल वर्मन है वो अपनी जो कैपिटल है ब्रह्मपुर उसको शिफ्ट करना चाहता था एक नई लोकेशन पे, ताकि उसको ज़्यादा प्राइवेसी मिल सके, ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल सके। तो इसके लिए वो एक लैंड देखता है नदी के किनारे, तो उसको वो चाहिए होती है। तो वहाँ पे एक ब्राह्मण की लैंड होती है वो, तो वो उस ब्राह्मण के पास जाता है उस लैंड को लेने के लिए। बट ब्राह्मण उससे ना एक प्रोमिस लेता है कि तुम्हें राजन 8 चकलीस या जिसको कॉपर कॉइन भी बोलते हैं वो देने होंगे जब भी कोई मैरिज होगी इस टाउन में, तो आपको वो कॉपर कॉइन्स देने होंगे। तो इस बात पे साहिल वर्मन राजी हो जाता है और वो लैंड उसको मिल जाती है एंड वो अपनी कैपिटल शिफ्ट कर देता है ब्रह्मपुर से चंबा। ठीक है जी।
अब देखो, नदी के पास तो उसकी आ चुकी होती है कैपिटल, बट फिर भी क्या हो रहा होता है, ऐसी कहानियां हैं कि जो पानी था, जो वो वहाँ का पानी था, वो एंटर करने से मना कर देता था अपना टाउन के अंदर। तो उसके लिए रिगार्डिंग साहिल वर्मन क्या है, वो एक पंडित से मिलता है। ठीक है जी। वो पंडित उसको बताता है कि पानी जो है वो तभी एंटर करेगा टाउन के अंदर, या तो साहिल वर्मन खुद, या उसके बेटों में से, या उसकी रानी जो है वो खुद का सेक्रीफाइस करे, तभी जो वो पानी है वो टाउन के अंदर एंटर कर सकता है। तो इसके लिए जो उसकी रानी होती है नैना देवी, वो हामी भर देती हैं एंड वो खुद को सेक्रीफाइस कर देती हैं। अब इसका जो सेक्रीफाइस है वो बहुत ही ब्रूटल था, क्योंकि इनको जिंदा ही दफन कर दिया गया था। एंड जैसे ही ये जिंदा इसको इनको दफन किया जाता है, वैसे ही जो पानी है वो एंटर कर जाता है टाउन के अंदर। ठीक है जी। तो और नैना देवी का एक टेम्पल भी बनाया गया है चंबा में। एंड एक सूही मेला जो है, सूही मेला भी एक सूही मेला जो है वो ऑब्जर्व मतलब मनाया जाता है चंबा में फ्रॉम 15th ऑफ चैत टू 1st ऑफ विशाखा तक, एंड जिसमें सिर्फ विमेन एंड चिल्ड्रन ही अलाउ होते हैं। तो ये जो मेला है ये नैना देवी की सेक्रीफाइस पे ही मनाया जाता है। ठीक है जी। अब एक पॉइंट और है कि साहिल वर्मन के शासनकाल में काफ़ी मंदिर भी बनवाए गए थे, जैसे लक्ष्मी नारायण टेम्पल, चंद्रगुप्ता एंड कमेश्वरा टेम्पल्स। ठीक है। तो सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट राजा है ये। ठीक है जी। तो चलते हैं अगले राजा पे, जो कि है आपके युगांकर वर्मा, जिनका टाइम पीरियड है आपका 940 एडी का। अब इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी तो नहीं है, बट इन्होंने बिल्ड करा था ईशो गोरोजा गौरी शंकर टेम्पल नियर लक्ष्मी नारायण टेम्पल। ठीक है जी। ये पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में आपका। ठीक है। इसके बाद आता है आपका जसाता वर्मन, जिनका टाइम पीरियड है 1105 एडी। ठीक है जी। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो राजा मारू थे उनके 3 पुत्र थे, जिसमें से एक तो गया था कश्मीर एंड एक अयोध्या में रिसाइड कर गया था, एंड तीसरा जो था जो कि था मीरू, जो कि जिसने चंबा को मतलब भरमौर को एस्टेब्लाइज किया था। तो अब कश्मीर और चंबा के बीच एक तो रिलेशन फॉर्म है, ये दोनों भाइयों का एक तरह से रिलेशन फॉर्म है। ठीक है जी। अब ये रिलेशन कहाँ काम आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि एक लोहारा वंश का राजा होता है, लोहारा वंश का, जिसका नाम होता है सुसाला। सुसाला जो है वो इन्वेड करता है कश्मीर में, और कश्मीर का उस टाइम का राजा था हर्षा, और हर्षा का कज़न था जसाता वर्मन। तो हर्षा जो है वो हेल्प मांगता है जसाता वर्मन की, तो जसाता वर्मन जो है वो सपोर्ट करता है अपने कज़न की, हर्षा की, इस युद्ध में। बट होता क्या है, जो सुशाला है वो ना केवल हर्षा को हराता है, बल्कि वो जसाता वर्मन को भी हरा देता है। एंड जसाता वर्मन को हराने के बाद वो क्या करता है, जसाता वर्मन को एक विजेश्वरा टेम्पल है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे प्रिजनर उसको बना देता है। तो अब क्या हुआ, हर्षा को हराने के बाद और जसाता वर्मन को हराने के बाद सुशाला का डायरेक्टली जो कब्जा है जो है वो चंबा पे हो गया। वो चंबा जो है वो सुशाला के अंडर में आ गया, अब वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा। ठीक है जी। अब अगला जो राजा है इसमें वो आया है आपका उदय वर्मन, जिसका टाइम पीरियड है 1120 एडी। अब उदय वर्मन भी इंडिपेंडेंट करवाने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ करता नहीं है चंबा को। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जो उदय वर्मन है उसकी जो 2 बहनें होती हैं, देवलेखा और तारालेखा, उनकी जो मैरिज है वो सुशाला से हुई होती है। ठीक है। तो इस वजह से जो उदय वर्मन है वो कुछ नहीं करता चंबा को इंडिपेंडेंट करवाने के लिए। लेकिन जब सुशाला की जो है वो डेथ होती है, तो उसमें जो देवलेखा और तारालेखा हैं वो खुद को सती कर लेती हैं, उसकी चिता पे ही वो बैठ के खुद के प्राण जो हैं वो त्याग देती हैं। इसके बाद जैसे ही सुशाला की डेथ होती है, वैसे ही जो चंबा है दोबारा से वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है जी। अब इसके बाद जो अगला राजा है वो है विजय वर्मन, 1175 एडी का उसका टाइम पीरियड है। अब ये वही टाइम पीरियड है जिस टाइम पे जो मोहम्मद गोरी है वो इंडिया में इन्वेड कर रहा है एंड काफ़ी लूट पाट कर रहा है। ठीक है जी। अब विजय वर्मन क्या करता है, एक तो ये इन्वेड करता है कश्मीर एंड लद्दाख में। ठीक है। एंड अब इसको इतनी आसानी से कश्मीर और लद्दाख में कैसे ये जीत कैसे आता है, इसका एक पॉइंट तो ये दिया हुआ है कि इसको सक्सेस इसलिए मिल जाती है क्योंकि जब ये इसने अटैक किया था तो
जो वहाँ का शासक था वो कंफ्यूज हो गया था, उसको लगा था कि जो अटैक है वो मोहम्मद गोरी ने किया है। तो इस कंफ्यूजन की वजह से ही ये विजय वर्मन जो है ये इन्वेड कर पाता है कश्मीर और लद्दाख में। ठीक है जी, समझे आ गया, अंडरस्टैंड है। चलते हैं अगले राजा पे। तो अगला इम्पोर्टेंट राजा जो आफ्टर साहिल वर्मन देखने को मिलता है वो है प्रताप सिंह वर्मन, जिसका टाइम पीरियड है 1559 टू 86 एडी। ठीक है जी। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज देख रहे होंगे कि इसने अपने नाम के बीच में यूज किया है सिंह का। तो ये पहला राजा है जो कि यूज करेगा सिंह का अपने नाम के बीच में। ठीक है जी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा राजा है जिसने पहली बार सिंह का यूज किया था अपने नाम में। तो वो था प्रताप सिंह वर्मन। एंड इसके बाद बहुत से राजा थे जिन्होंने सिंह का यूज किया, बट कुछ राजा थे जिन्होंने सिंह का यूज नहीं किया, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है जी। अब प्रताप सिंह वर्मन जो है ये एक तो कंटेम्प्रेरी है अकबर का। ठीक है जी। फिलहाल जो अकबर है इसके टाइम पे उसका डायरेक्टली कह लो या इनडायरेक्टली कह लो चंबा में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल तो। बट होता क्या है, प्रताप सिंह वर्मन के जो रिलेशन है कांगड़ा के साथ वो अच्छे नहीं है, जिस वजह से ये युद्ध छेड़ देता है, युद्ध करता है कांगड़ा पे, वॉर कर देता है। उस टाइम पे कांगड़ा का जो राजा है वो है चंद्रपाल। ये चंद्रपाल के साथ युद्ध करता है, उसको हरा देता है और उसके छोटे भाई को भी मार डालता है जिसका नाम है विजय चंद। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है इस युद्ध से, इस जब प्रताप सिंह वर्मन कांगड़ा में हमला करता है, अकबर का इस वक्त कांगड़ा में काफ़ी इंटरेस्ट बन चुका है। ठीक है। तो जैसे ही उसको अकबर को पता लगता है कि प्रताप सिंह वर्मन ने कांगड़ा पे अटैक करके उसकी जो कुछ टेरिटरीज हैं वो उसको अपने कब्जे में ले लिया है, तो अकबर क्या करता है, वो टेरिटरीज जो प्रताप सिंह वर्मन ने कांगड़ा पे युद्ध करके ली हैं उनको फोर्सफुली वो वापस ले लेता है। ठीक है जी। और अकबर अब फोर्सफुली प्रताप सिंह वर्मन को बोलता है कि आपको हमारे अधीन होना पड़ेगा और इसके बदले में आपको हमें लैंड रिवेन्यू टैक्स भी देना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अब प्रताप सिंह वर्मन को ये बात माननी पड़ती है और मुगलों के अधीन होना पड़ता है। ठीक है जी। तो यही पॉइंट्स में मैंने मेंशन करा है। तो अब यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि अब जो चंबा है वो अपनी इंडिपेंडेंट खो चुका है, राजा तो वहाँ पे रहेंगे लेकिन अब वो मुगलों के अंडर आ चुका है। एंड नेक्स्ट 200 सालों तक, ठीक है, नेक्स्ट 200 सालों तक प्रताप सिंह वर्मन के बाद अगले नेक्स्ट 200 सालों तक जो चंबा है वो अब अधीन रहेगा मुगल एम्पायर के। ठीक है जी। तो ये इसकी स्टोरी थी। अगर प्रताप सिंह वर्मन जो है वो अगर अटैक करता ही नहीं कांगड़ा पे तो वो अकबर की नज़रों में आता ही नहीं और चंबा अपनी इंडिपेंडेंस है वो खोता भी नहीं। ठीक है। तो यही मैं आपको बात बता रहा था कि इस युद्ध से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है जी। तो आते हैं नेक्स्ट राजा पे। तो आगे हम दो राजाओं के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हैं बालभद्र वर्मन और जनार्दन वर्मन। जनार्दन जो है वो बालभद्र का बेटा है। ठीक है जी। तो जो बालभद्र वर्मन है वो एक बहुत ही ज़्यादा दानवीर किस्म का राजा था। ठीक है। वो इतना दान करता था, उसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी वो सभी को दान कर देता था ज़रूरतमंदों में। इसलिए बहुत से लोग इसको उस टाइम बाली और करना के साथ भी कंपेयर करते थे और उसको उसी नाम से पुकारते थे। जैसे जो बाली और करना थे वो अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा दानवीर थे, बहुत दान करते थे, वैसे ही बालभद्र वर्मन था, ये भी बहुत ज़्यादा दान करता था। जितना भी राजकोष में धन होता था इसको सभी ज़रूरतमंदों को ये दे देता था। ठीक है। एंड इसने लक्ष्मी नारायण टेम्पल के निर्माण के लिए जो लैंड थी वो भी गिफ्ट करी थी। ठीक है जी। अब देखो ये आदत तो इसकी अच्छी थी, बट इसके जो वजीर थे, जो इसके सलाहकार थे, वो इस बात से काफ़ी परेशान थे। अगर वो क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर ये ऐसे ही धन लुटाता रहेगा, किसी को देता रहेगा, तो फिर राजकोष में तो पैसे बचेंगे ही नहीं, हम शासन कैसे करेंगे। तो जो भी वजीर और सलाहकार और मंत्री होते हैं वो जाते हैं इसके बेटे जनार्दन के पास। ठीक है। सारी सिचुएशन उसको समझाते हैं कि ऐसा ऐसा है। तो जनार्दन क्या करता है, वो अपने पिता को रिमूव कर देता है थ्रोन से एंड खुद थ्रोन के ऊपर बैठ जाता है और अपने पिता को वो डिपोर्ट कर देता है एक विलेज बरैया में। वहाँ पे एक कह लो आप एक फोर्ट था, वहाँ पे भेज देता है अपने पिता को। ठीक है जी। एंड खर्चे पाने के लिए थोड़ा बहुत पैसे इसको भेजता रहता है। बट आप सोचो
जो बालभद्र वर्मन है वो कितना दानवीर था, जो पैसे इसके बेटा इसको भेजता था खर्चे के लिए, ये उस पैसे को भी लुटा देता था ज़रूरतमंद लोगों की भलाई के लिए। तो आप सोच सकते हो कितना ग्रेट रहा होगा राजा, है ना। अब बात करते हैं जनार्दन की। अब जनार्दन जो है उसके जो रिलेशन है वो नूरपुर के साथ अच्छे ज़रा भी नहीं है। होता क्या है, जनार्दन का अब युद्ध हो जाता है राजा ऑफ नूरपुर के साथ, जो कि उस टाइम पे था सूरजमल। ठीक है जी, युद्ध हो जाता है और ये युद्ध जो है वे 12 सालों तक रहता है। ये 12 सालों तक ये युद्ध चलता रहता है। अब जो सूरजमल है, सूरजमल जो है वो इसी बीच में क्या करता है कि रिबेल कर देता है मुगलों के खिलाफ। एंड मुगल उस टाइम पे थे जहांगीर। ठीक है जी, जहांगीर उस टाइम पे था, सॉरी, तो जहांगीर था। तो जब ये रिबेल करता है जहांगीर के खिलाफ, तो वो भी अपनी फोर्स दिखाने के लिए, अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए इसको सेना भेजता है अपनी, तो जिससे सूरजमल है वो काफ़ी डर जाता है और वो भाग जाता है वहाँ से, और वो छुप जाता है चंबा की हिल्स में। ठीक है, अब गद्दी जो थी नूरपुर की वो खाली हो जाती है। तो मुगल क्या करते हैं, जहांगीर क्या करता है, इसका जो भाई होता है जगत सिंह, ये रहा जगत सिंह को बुलाया जाता है। ठीक है, और उसको गद्दी पे बिठा दिया जाता है। अब जैसे अब होता क्या है कि जनार्दन के जैसे जो रिलेशनशिप थे सूरजमल के साथ वो अच्छे नहीं थे, वैसे ही जनार्दन के जो रिलेशन है वो जगत सिंह के साथ भी अच्छे नहीं होते, तो इनके साथ भी काफ़ी जो है युद्ध शुरू हो जाते हैं। बट जगत सिंह क्या करता है, वो जनार्दन को डिफीट कर देता है इन दी बैटल ऑफ ढलोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो बैटल हुई थी वो हुई थी बैटल ऑफ ढलोग, जिसमें जो जगत सिंह है वो जनार्दन को डिफीट कर देता है। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब इसके बाद जो अगला राजा आता है वो है पृथ्वी सिंह। ठीक है, अब इस राजा का जो टाइम पीरियड है वो है 1641 टू 1664। अब इसकी एक, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पृथ्वी सिंह जो है ये वर्मान नहीं यूज़ कर रहा है अपने नाम के साथ। ठीक है, तो ये ड्रॉप कर देता है वर्मान को। इसके पहले जो राजा थे, जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा बालभद्र वर्मन और जनार्दन वर्मन, ये तो वर्मन का यूज़ कर रहे थे, लेकिन जो पृथ्वी सिंह है वो यूज़ नहीं करता है इस चीज़ का। ठीक है जी, अब होता क्या है कि पृथ्वी सिंह जो है वो जनार्दन का बेटा होता है। जब ये छोटा होता है तो जो एक नर्स होती है बाटलू, जब जगत सिंह जो अटैक करता है ढलोग में और जनार्दन को हरा देता है, तब ये काफ़ी छोटा होता है। तो एक नर्स होती है बाटलू, वो इसको सेफली क्या करती है, महल से निकाल के सेफली इसको ले जाती है महल से निकाल के, और वो जाती है राजा ऑफ मंडी के पास, सूरज सेन के पास, जो इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, एंड जब पृथ्वी सिंह बड़ा होता है तो वो राजा ऑफ मंडी की सेना को अपने साथ लेकर चंबा के ऊपर अटैक करता है एंड रिस्टोर करता है चंबा को, एंड खुद को राजा बनाता है वहाँ का। ठीक है जी, अब इसी बीच में क्या एक मेरे से बात छूट गई, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो जगत सिंह था, जो जिसने जनार्दन को हराया था बैटल ऑफ ढलोग में, उस टाइम पे तो उसको गद्दी पे, नूरपुर की गद्दी पे तो जहांगीर ने बिठाया था। ठीक है, लेकिन बाद में वो मुगलों के खिलाफ ही रिबेल कर देता है। ठीक है, तो उसकी जो रिलेशनशिप है वो मुगलों के साथ ठीक नहीं रहते। बट जो पृथ्वी सिंह है, इसके जो रिलेशन थे मुगलों के साथ वो काफ़ी अच्छे थे। शाहजहां था, इसका कंटेम्प्रेरी था शाहजहां। ठीक है, ये मेंशन किया है मैंने, तो इसका कंटेम्प्रेरी था शाहजहां। अब शाहजहां ने इसको एक मिलिट्री रैंक भी दिया हुआ था, तो ये इतना शाहजहां के करीब था। ठीक है, तो ये इसकी पॉइंट हैं, काफ़ी पॉइंट जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, आप अच्छे से रीड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले राजा पे, जो कि आता है आपका चतर सिंह। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड है 1664 टू 1664 एडी। ठीक है, अब ये जो राजा था ये कंटेम्परेरी था आपका औरंगजेब के। अब जैसे औरंगजेब आपको मालूम ही है कि औरंगजेब जाना जाता है कि जिन लोकेशन पे भी जाता है, जिन पार्ट्स में जाता है, वहाँ पे जितने भी टेम्पल्स होते हैं ये उनको तुड़वा देता है, या तो वहाँ के जो पर्टिकुलर शासक होते हैं उनको बोलता है टेम्पल्स को तुड़वाने को। तो ये आदेश ये चतर सिंह को भी भिजवाता है कि आप
तू जो है अपने एरिया के जितने टेम्पल्स हैं उनको तुड़वा दे, ठीक है। बट चतर सिंह है वो इसके फरमान को नहीं मानता, ठीक है, वो इग्नोर कर देता है और नहीं मानता कि भाई मैं तो नहीं करूँगा। और औरंगजेब है वो कुछ ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाता है, क्योंकि एक तो ये हिल स्टेट थी चंबा, काफ़ी दूर का रीजन था, तो वो कुछ करता भी नहीं है। तो एक तो ये बात थी इसकी, ठीक है जी। अब चतर सिंह जो है इसकी जो मैरिज है वो 1680 में इसकी मैरिज होती है कुल्लू के राजा बिधि सिंह के डॉटर होती है राजा ऑफ कुल्लू की, जिसका नाम होता है राजा, जो राजा है राजा का नाम है बिधि सिंह, उसकी जो बेटी है उसके साथ इसकी शादी होती है चतर सिंह की, ठीक है जी। यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब अगला जो राजा है वो आता है आपका शेरी सिंह, एंड इसका टाइम पीरियड है 1844 टू 1870 एडी। अब ये वो टाइम है जिस टाइम सिख जो हैं वो काफ़ी पावर में आ चुके हैं, ठीक है जी, काफ़ी पावर में आ चुके हैं सिख इस वक्त, ठीक है। अब शेर सिंह जो है ये किंग बनता है एक तो एट द एज ऑफ 5 साल की एज में, एक तो ये राजा बनता है, ठीक है जी। राजा बनने के बाद क्या होता है, जब ये बड़ा हो जाता है तो एक पंडित होता है, पंडित झल्ला, ठीक है, वो एडवाइस देता है सिखों को कि तुम जो है वो अटैक करो चंबा पे। तो उसकी एडवाइस से जो सिख होते हैं वो अटैक करते हैं चंबा पे 1844 में और कैप्चर कर लेते हैं चंबा को, और चंबा जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस खो देता है और वो आ जाता है सिखों के अंडर, ठीक है जी। अब अगला जो मैंने पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि आफ्टर द डिफीट ऑफ सिख चंबा वाज गिवन टू राजा ऑफ जम्मू हरि सिंह। अब ये चीज़ कैसी हुई, ठीक है, अब ये मैं इसको आपको बताता हूँ। जब जो चंबा है ना, ठीक है, जब चंबा जो है वो सिखों के अंडर आ जाता है तो होता क्या है कि ये वो टाइम भी है जिस टाइम जो ब्रिटिश है वो भी इंडिया के ऊपर धीरे धीरे अलग अलग टेरिटरीज पे कब्जा कर रहे हैं, ठीक है। सिख तो हैं ही हैं, लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी धीरे धीरे एक्वायर कर रहे हैं काफ़ी टेरिटरीज को इंडिया की। अब जब सिख जो हैं वो चंबा पे कब्जा कर लेते हैं और कुछ दूसरे पार्ट्स भी होते हैं हिमाचल के, उन पे भी कब्जा कर लेते हैं, तो जो प्रिंसली स्टेट के जो राजा होते हैं, छोटी प्रिंसली स्टेट थी पहले, प्रिंसली स्टेट के जो राजा होते हैं वो सब के सब जाते हैं ब्रिटिश के पास, ठीक है, ब्रिटिश के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे, सिखों से आप हमारे जो राज्य हैं वो दिलवा दो और हम युद्ध में लड़ाई में आपका साथ देंगे, ठीक है जी। तो जो प्रिंसली स्टेट के जो राजा होते हैं वो ब्रिटिश के साथ मिलके सिखों के ऊपर धावा बोल देते हैं। तो इसी के चलते आपका होता है एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है, ठीक है जी। एंग्लो सिख वॉर होता है। एंग्लो सिख वॉर में क्या होता है, जो ब्रिटिश और जो प्रिंसली स्टेट के राजा होते हैं वो सिखों को हरा देते हैं और भगा देते हैं वहां से। बट इस युद्ध के बाद होता क्या है कि जो ब्रिटिश होते हैं वो अपने वादे से मुकर जाते हैं और वो प्रिंसली जो स्टेट के राजा थे उनको कुछ भी नहीं देते, उनके जो राज्य होते हैं उनको नहीं देते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो प्रिंसली स्टेट के जो राजा होते हैं वो जाते हैं सिखों के पास, ठीक है, वो सिखों के पास जाते हैं कि अब हम आपका साथ देंगे ब्रिटिशर्स को वहां से भगाने में, तो चलो युद्ध करते हैं। तो इसी के चलते होता है सेकंड एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। लेकिन इस वॉर में भी क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो प्रिंसली स्टेट्स एंड सिखों को हरा देते हैं और वहां से भगा देते हैं। अब इससे होता क्या है कि जो हिल स्टेट्स हैं उन पे पूरी तरह से कब्जा हो जाता है ब्रिटिश का, ठीक है, ब्रिटिशर्स का पूरी तरह से कब्जा हो जाता है अब चंबा पे भी और काफ़ी आसपास की टेरिटरीज पर भी, ठीक है जी। अब अब जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जब सिख हार जाते हैं तो चंबा का जो चंबा होता है वो उसको दे देते हैं वो राजा जम्मू हरि सिंह को सौंप देते हैं वो कि तुम जो है वो अब चंबा को संभालो, ठीक है जी। इनडायरेक्टली तो उस पर जो राज थे वो तो ब्रिटिशर्स ही कर रहे थे, सिर्फ एक दिखाने के लिए उन्होंने एक राजा बिठा दिया था उस पर, ठीक है जी। तो अगला पॉइंट ये है कि मेजर रीड वॉज अपॉइंटेड स्टेट सुपरिटेंडेंट इन जनवरी 1863। तो शेर सिंह के टाइम पे ही जो मेजर रीड थे वो अपॉइंटेड हुए थे स्टेट सुपरिटेंडेंट जनवरी 1863 में, ठीक है जी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं अगले राजा पे। अब अगला जो राजा है वो है श्याम सिंह, जिसका टाइम पीरियड है 1873 एडी। अब इसको जो राजा है वो बनाया जाता है बाय इंस्टॉल्ड एज किंग बाय जनरल रीनल टेलर, कमिश्नर ऑफ अमृतसर।
इसको बनाया जाता है राजा बाय जनरल रेनल टेलर, जो कि कमिश्नर ऑफ अमृतसर का होता है। ठीक है, दिखाने के लिए राजा बन रहे हैं ये सारे अब, क्योंकि इनडायरेक्टली जो पावर में है वो तो अब ब्रिटिशर्स ही हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड ये जो श्याम सिंह है ये प्रेसिडेंट भी होता था दिल्ली के दरबार में 1877 में। ठीक है, दिल्ली के दरबार लगते थे तो वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होता था। ठीक है जी, इसका अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी जो मैरिज हुई थी वो एक तो हुई थी ग्रैंड डॉटर ऑफ जम्मू। जम्मू का जो राजा था उसकी जो ग्रैंड डॉटर थी उसके साथ एक शादी उसके साथ हुई थी, एंड दूसरी शादी हुई थी इसकी जो सिरमौर का राजा था उसकी जो कज़न थी उसके साथ इसकी शादी हुई थी। ठीक है जी, एंड इसके शासनकाल में ही चंबा वॉज विजिटेड बाय सर चार्ल्स एटिंगसन, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब, जुलाई 1884। देखिए अब ऐसे ना बहुत से ब्रिटिशर ऑफिसर्स हैं जिन्होंने विजिट करा है चंबा को पर्टिकुलर राजाओं के शासन में, तो ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, नोट्स इसके बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये पूछे जा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से बनता है। ठीक है, अगला जो लास्ट राजा आता है हमारा चंबा में, जो कि लास्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लास्ट इम्पोर्टेंट राजा जो है वो है भूरी सिंह, जिनका टाइम पीरियड है 1904 टू 1919 एडी। ठीक है जी, इनको 12 मई 1904 को राजा बनाया जाता है बाय सर चार्ल्स रीवास, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो पंजाब के, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इनके शासनकाल में ही भूरी सिंह म्यूजियम जो था वो इनोग्रेटेड हुआ था 1908 में। ठीक है, भूरी सिंह जो म्यूजियम है चंबा में। ठीक है, इसके बाद अगला जो पॉइंट है कि पावर हाउस जो है रिवल साल पे वो भी कमीशनड हुआ था 1908 में, एंड जो टाउन था वो इलेक्ट्रीफाइड, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी 1910 में। ठीक है, इन एडिशन टू द कंप्लीशन ऑफ वाटर सप्लाई। तो देखो जो हिमाचल का सबसे ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ना वो भूरी सिंह पावर प्रोजेक्ट ही है, जो कि स्टार्ट हुआ था आपका 1910 में। जो शनम पावर प्रोजेक्ट है, कोई बंदे सोचेंगे कि शनम पावर प्रोजेक्ट है, तो शनम पावर प्रोजेक्ट नहीं है। उसका मेरे को एग्जैक्ट जो ईयर है वो याद नहीं है, बट आई गेस 1934 के आसपास का है उसका शनम पावर प्रोजेक्ट। ठीक है जी, एंड एक बात और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो आपका भूरी सिंह पावर प्रोजेक्ट है वो इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है, तो ये थी चंबा के राजाओं की हिस्ट्री। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैंने काफ़ी मेहनत करी थी ये सारी डिटेल बनाने में। ठीक है जी, आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। तो लास्ट में आपसे यही बोलना चाहूँगा कि ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, ज़रूर से सब्सक्राइब करो यार, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोज़ बनाने में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।